मोहतरम मुअज़्ज़िज़ और अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको सदा खुश और खुशहाल रखे और खुशियाँ बांटने वाला बना कर रखे, आमीन। मेरी पहली ऑडियो बनी तो नाउमीदी और नाकामी का खौफ मेरे दिलो दिमाग पर हावी था, मगर जब रातों रात मैंने बेशुमार प्यारे लोगों का साथ पाया तो खुशी की इंतहा न रही। मेरे प्यारे शोहर की वफ़ात के बाद मिलने वाली ये मेरी पहली खुशी है। मेरी दुआ है अल्लाह आपको भी बहुत खुश रखे जैसा आपने मुझे खुश किया। आइए चलते हैं नॉवल की दूसरे हिस्से की तरफ। तो सुनिए, वीकेंड पर जब इसने घर में कदम रखा तो मैना आपा और फैजी भैया अपने शरीर बच्चों के हमरा मौजूद थे। लाउंज में मैदान हशर का मंजर मुकम्मल जुजियात के साथ उजागर करना टीपू और नोमी के बाएं हाथ का खेल था। आपा सामने काउच पर नीम दराज अपने पसंदीदा चिप्स के पैकेट पकड़े मुसलसल खा रही थी और फैजी भाई सामने दूसरे सोफे पर बैठे तो गुस्से से उन्हें घूरे जा रहे। कदम रखते ही इसने सारे मसले को समझ लिया। वो दबे पांव आगे बढ़ा। फैजी ने चंद लम्हों में इसे देखा और नजरअंदाज कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए उनके सर पर आन खड़ा हुआ और अचानक चिप्स का पैकेट झपट लिया। नसर के बच्चे, मैं तुम्हें ठीक करती हूँ। अब वो आगे आगे चिप्स का पैकेट खाली करता भाग रहा था और आपा पीछे बमुश्किल अपने भारी जिस्म के साथ। फैजी भाई और बच्चे हुर्रा हुर्रा का नारा लगाकर अंसार को दाद दे रहे थे। आपा, इसलिए तो मैं कहता हूँ मत इतने आलू हलाक किया करें, वरना फिर क्रेन से आपकी नशिस्त तो बर्खास्त का अमल हुआ करेगा और मेरे बहनोई बेचारे इतने अमीर नहीं कि इतनी महंगी क्रेनें अफोर्ड करें। वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। नसर, इसलिए तो ये सिर्फ आलू पर गुजारा करती हैं। फैजी भाई कहाँ पीछे हटते। भागते भागते वो पहले अम्मी से टकराया, फिर अंदर आते अब्बू से, और इसी लम्हे इसका कान अब्बू के हाथ में था। हाँ जी लम्बू साहब, आते ही करतब दिखाने शुरू कर दिए। वो इसका कान खींच कर बोले, खुदा के लिए अब्बू कुछ तो मेरी पोस्ट का ख्याल करें। कहाँ मैं कैप्टन अंसार मलक और कहाँ ये खिंचाई। वो भिनभिनाया, और कैप्टन साहब को ये सब करना आता है। वो चिप्स का पैकेट छीन कर खुद खाने लगे। वो तो मैंने आपसे सीखा है। वो भी इनके साथ खड़ा होकर खाने लगा और कनखियों से अपनी मामा को देखा। वो संजीदा सी खातून भी इस वक्त मुस्कुरा रही थी। मेरी स्वीट सी साइकोलॉजिस्ट अम्मी जान, क्या हाल है आपका। अब वो छलांग लगाकर उनके करीब था। कम से कम बदरों के सोबत से तो बची हुई थी। इस बात पर सब ने दिल खोल कर कहके लगाए। आपा का इंतकामी कहका सबसे बुलंद था। कैप्टन अंसार और मैना दो ही बहन भाई थे। बड़ी आपा के दो प्यारे शरारती से बच्चे थे। फैजी भाई भी खुश इखलाक से अच्छे इंसान थे। डॉक्टर इफ्तिखार मलक और मिसेस इफ्तिखार मलक शहर के मशहूर साइकोलॉजिस्ट थे। दोनों मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रहे थे। जहनी मरीज़ों के लिए बहुत बड़ा अस्पताल उनकी ज़ाती लगन और कोशिशों का मुंह बोलता सबूत था। वो चाहते थे इंसार भी डॉक्टर बन जाए, मगर वो जब भी अपने इस प्यारे से लंबे वजी सरापे के हमरा यूनिफॉर्म में सामने आते बेटे को देखते तो उन्हें उसके फ़ैसले पर फ़ख्र महसूस होता। वैसे भी मुल्क की खिदमत ऐसे की जाए या आर्मी की टफ लाइफ में, दोनों तरीके उन्हें बेहतर लगे। मलक इफ्तिखार और अंसार दोनों एक दूसरे के मिजाज आशना और हम तबीयत थे, जबकि मिसेस इफ्तिखार मलक संजीदा सी बुर्दबार सी खातून थी। वो बिस्तर पर दराज एक गांव से आने वाली गोरी सुन रहा था जब मामा आहिस्ता से इसके कपड़े लिए अंदर दाखिल हुई। वो आज छुट्टी के दिन से फ़ायदा उठाते हुए हफ्ता भर के कपड़े धुलवा रही थी जब ये चीज़ उनके हाथ लगी। अंसर, ये क्या है। वो अब इसके सर पर खड़ी कुछ लहरा रही थी। इसने चौंक कर पहले कैसेट प्लेयर बंद किया, फिर गौर से देखा तो दिल धक से रह गया। ये बुंदा है मम्मा, जो लड़कियां पहनती हैं गालिबन कान में। सर खुजा कर बोला, गालिबन नहीं यकीनन, मगर तुम कब से ये बुंदे पहनने लगे। वो टटोलती नज़रों से इसके चेहरे को देख रही थी। वो शायद अपने बेटे की नफ्सियात जांच रही थी। तोबा मम्मा जान, जो मैं बुंदे पहनूं। वो बाकायदा कान पकड़ कर बोला, ये फिर तुम्हारी वर्दी पर नए रैंक के बैच के बदले लगाया गया होगा। वो गौर से अब इसकी साख्त देख रही थी। मामा जान मजाक छोड़ें, प्लीज़ बताएं मसला क्या है। वो अब संजीदा से उनके कंधों को थाम कर बोला, बेटे जी, ये बंदा मुझे आपकी बेल्ट में फंसा हुआ मिला है। वो जताने वाले अंदाज में बोली, दिखाएं। अच्छा, ये दुर्रे नायाब सैलाब के पानी में मुझे मिला था। मैंने सोचा इसके असल मालिक को पहुंचा दूंगा। वो गड़बड़ा कर बात संभाल गया, जबकि मामा की नज़रें इसे बावर करा गईं कि बेटे किसके हो, माँ से कौन छुपाए और छुपे। और वो शर्मिंदा सा कालीन के फूल गिनने लगा। या खुदा, ये क्या मुसीबत है, ये यहाँ कैसे आ गया। पता नहीं किस हसीना ने मुझसे दुश्मनी की।
वो टहलता रहा और राइटिंग टेबल पर धरे इस बुंदे को उठा उठा कर घूर घूर कर सोचता रहा। शाम को पापा को वो सैलाब के बारे में बताता रहा कि किस तरह हमारे इस शहर को बचाने के लिए कितने छोटे छोटे गांव सफाई हस्ती से मिट गए, कितने घर उजड़े और कितने लोग हमेशा के लिए अपने प्यारों से बिछड़ गए। इसका दिल मुसलसल लेट मी गो की तकरार करता रहा। आपा और मामा एक ही पोजीशन में बैठी उसको मुसलसल घूर घूर कर देख रही थी और वो नए नवेले दुल्हे की तरह शर्मा शर्मा कर उनका दिल जलाता रहा। खबीस रूह, इस बुंदे वाली का पता बता दो वरना। आपा इसकी वर्दी से उसका रोलर निकाल लाई और अब लहरा लहरा कर धमकियाँ दे रही थी। कसम से आपा, अगर फैजी भाई सुल्तान राही होते तो घरेलू फिल्में रिलीज होती। वो पहला बार खाली देखकर इसकी तरफ लपकी। देखिए देखिए, कम अज कम मुझे इस बुंदे की मालिक हसीना को ढूंढने तक तो जिंदा रहने दे। वो मुल्तजी लहजे में बोला। क्या मतलब है तुम्हारा बागड़ बिल्ले? वो जरा की जरा रुकी। मेरा मतलब है कि मैं खुद नहीं जानता ये किस मेहरबान ने किया। वो अब लापरवाह नजर आने लगा था, मगर सच आपा को नजर आ गया था क्योंकि उनका भाई उनकी रगुपे में बसता था। जब वो वापस ड्यूटी पर पहुंचा तो इसे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि इसके कैंप अस्पताल की तरफ उठने वाले कदम दरअसल किस जानिब गामजन थे। वो लापरवाह खलंडरा सा इंसान एक नुक्ते पर मरकूज होकर रह गया था और वो नुक्ता अब फैल कर इसके सारे एहसासात, जज्बात और ख्यालात को अपने शिकंजे में कस रहा था। खाली बेड ने इसे एहसास दिलाया कि किसी पसंदीदा, खुसूसन अचानक पसंद आ जाने वाली, हवासों पर छा जाने वाली चीज़ की गुमशुदगी क्या सितम ढाती है। वो सारा दिन इसे ढूंढता रहा। ड्यूटी पर मुतय्यन रेंजर्स के एक सिपाही ने सलूट मारकर बताया कि सर, कुछ लोग शहरों का रुख कर गए हैं, कुछ अभी दूसरे ट्रक के जाने के इंतजार में बाहर खड़े हैं। जब वो वहां पहुंचा तो बेशुमार साजो सामान के साथ अपने ही मुल्क में बेघर हो जाने वाले लोग इंतजार में बैठे थे। सुबह हुकूमत के चंद नुमाइंदे खाने के पैकेट और कपड़े लेकर आए थे और फोटो सेशन मुकम्मल होती ही इस ताउफुन ज़दा जगह से भागकर एयर कंडीशन कारों में अपने पुरताइश घरों को चले गए थे। मगर काम की खिदमत का जज्बा बेशुमार टीवी, खबरों की जीनत और अखबारों का मौजू बना रहा। वो इसे एक टीन के बॉक्स के साथ टेक लगाए, बाजुओं के हल्के में टांगे फंसाए खला में घूरती नजर आ ही गई। इसने इसी दिन वाले कपड़े पहन रखे थे, जबकि कई लोगों ने इमदाद में मिलने वाले कपड़े पहन लिए थे। इसके जर्द हसीन चेहरे पर कई नजरें टिकी थीं। मर्द जहाँ भी हों, जिस हाल में भी हों, वो खूबसूरत चेहरों को ज़रूर ताकते हैं और सैलाब से मुतासरीन तो फिर इज़्ज़त व वक़ार से बेगाना नजर आते थे। वक्त ही ऐसा था, वरना यही देहाती ख्वातीन पर्दों में रहने वाली घरेलू औरतें थीं। अब बेघर होकर बेसमा बेअमा भी हो गई थीं। न जाने क्यों अंसार को इसका यूं सबकी नज़रों में होना तपा गया। चलो उठो, मेरे साथ चलो। अचानक उसका हाथ पकड़ बैठा। वो बुरी तरह चौंकी। छोड़े, कौन है आप? वो हाथ छुड़ाने लगी और परेशानी से इधर उधर देखने लगी। वो इसे सब कुछ नॉर्मल लगने लगा, क्योंकि इससे पहले अंसार ही ने तो इसका इतना ख्याल रखा था। वो चुपके चुपके कई लम्हे इसके चेहरे को हिफ्ज करता रहा था, मगर वो इसे नहीं पहचाने। सलाम साहब, आप फिर नजर नहीं आए। एक तरफ से उठकर बाबा इसके करीब चले आए। बाबा जी, आप कहाँ जाएंगे? आपको कोई जानने वाला है? कौन है जी? हमारा। पर अब यहाँ भी तो नहीं रुक सकते। नूर धीरानी तो तन्हा है, मेरा भी तो कोई नहीं। ये न यहाँ खाती है, न यहाँ से इमदादी कपड़े लेती है। मैं क्या करूँ जी? फिर ये लोग, बेटा, जवान लड़कियों को खुदा बेघर न करे। यहाँ पर कोई हम पर टूटने वाली मुसीबत को नहीं देखता। हालात ने हमें भरी सड़कों पर किसी गुआचे बालक की तरह ला खड़ा किया है। बूढ़े ने आंसुओं के दरमियान अपने दुख सुनाए। शाम का मलगजा सा अंधेरा फैल रहा था। अंसार ने देखा सूरज की बनफशी किरणें इसके सभी चेहरे को छूती हुई एक अजीब सा गुल रंग मलाल इसके चेहरे पर फैला रही थी। चले उठें, आप मेरे साथ चलें। वो अचानक एक फैसला करके बोला। कहाँ? वोट खड़ी हुई। मेरे घर। इसकी आंखों में अजीब सी चमक लहराई और इसकी हैरान सी नज़रों में जा समाई। नहीं, वो दूर हटकर खड़ी हो गई, जैसे वो इसे लेकर भाग ही तो रहा है। क्या मतलब नहीं? वो हैरान हुआ। बाबा, हम अपने गांव जाएंगे। वो अटल लहजे में बोलती कोई और ही लड़की लगी। क्या अपने गांव? आप जानती हैं कि आप क्या कह रही हैं? मगर मैं कहीं और नहीं जाऊंगी। मैं आपको महफूज जगह पर लेकर जा रहा हूँ। बाबा खामोशी से उनकी बहस सुन रहे थे। नहीं, मैं अपने दुखों को इश्तिहार नहीं बनाना चाहती। इसकी मंतक भी बड़ी अजीब थी।
हम अपने गांव जाएंगे, चलो बाबा। वो शाम के अंधेरे में कदम बढ़ा चुकी तो दोनों भी इसका पीछा करने लगे। मगर बेटा जी समझो, वहाँ तो बाबा अपने टूटे खंडर दूसरे के महलों की ऊंची दीवारों से ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। वो इनकी बात काट कर बोली। अंसार अपने हाथ पर मुक्का मार कर रह गया। दिमाग ही नहीं मिल रहा। वो गुस्से से खोलता इसे पीछा छोड़कर आगे निकल गया। बेटा जी, बाबा इसे आवाज़ देते इसके पीछे लपके। जी। वो नाचार रुका। हमारे पास तो पैसे भी नहीं, हम नूरपुर कैसे जाएंगे? वो कमज़ोर सी आवाज़ में बोले, और वो खामखा ही शर्मिंदा हो गया कि गुस्से में इसकी इंसानी हमदर्दी की हिस्स न जाने कहाँ जा सोई थी। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ आए, मैं आपको मतलूबा जगह पर ले जाऊंगा। वो पलटा और अपनी लैंड क्रूज़र का दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो गया। नूर चलती हुई आई और ठिठक कर खड़ी हो गई। बेटा जी चलो, साहब हमें गांव छोड़ आएंगे, वो बोले। वो खामोशी से अंदर बैठ गई। वो तवील दालान बेवा के नंगे सर की तरह वीरान और टूटा फूटा था। नूर ज़ब्त की कड़ी मंजिलों से गुजरी। इसका टूटा फूटा वजूद चटखा और फिर से जुड़ा। इसकी ज़ात में बेशुमार दरारें बन गई। इसने ज़ब्त की तनाबें मजबूती से थाम ली। इसे एहसास था दो आंखें इसके टूटे फूटे वजूद को अपने हसार में लिए हुए हैं, और वह नहीं चाहती थी कि इसकी ज़ात का वो मोतबर एहसास कहीं खो जाए जो एक चौधरी की इकलौती बेटी होने के नाते से उसको हासिल था। वहाँ कुछ भी नहीं था, न बाप न माँ की नर्म गोद का एहसास। एक ठंड थी, बेरहम ठंडी ज़मीन, न जाने कितने घरों, कितने प्यारों, कितने चाहने वालों को अपने गज़ब का निशाना बनाने वाली। इसे गांव का बूढ़ा नंबरदार याद आ गया, जो इस खबर ही से अपना दिल न संभाल सका कि सैलाब आ रहा है, और वहीं चारपाई पर अब्दी नींद सो गया। इसे अपनी तमन्नाएं और ख्वाहिशें पानी में तैरती हुई नजर आ रही थी। मेरी धी डॉक्टर बनेगी, हाँ, फिर दीने के जल्ले पुत्र का इलाज करेगी। अम्मा की आवाज़ कहीं दूर से गूंजी। फिर इसकी हंसी इसके अपने ही कानों में जख्म डाल गई। वो आहिस्तगी से पलटी, दो हसार बनाती आंखों से बचती वो चलती बाबा के करीब पहुंची। वो एक जगह ज़मीन पर बैठे बुरी तरह रो रहे थे। इनके नातमा बूढ़े हाथ ज़मीन में गड़ी एक लकड़ी की कील को बार बार छूल रहे थे। देखें देखें, यहाँ मेरे बाबा की प्यारी राजू होती थी। उसे एक हाथ पकड़कर मुतवज्जो करने लगी। यहाँ ही तो थी जब सैलाब के आगे वो भी बह गई। आह, इंसान को जब किसी से मोहब्बत हो जाए, चाहे वो कोई जानवर ही क्यों ना हो, बिछड़ जाने के बाद दुख ही तो देता है। वो इसका हाथ पकड़े मुसलसल बोलती, ये भूल गई कि यही अजनबी तो है जिससे कुछ देर पहले वो बुरी तरह खाइफ थी। अंसार ने आहिस्तगी से अपना हाथ इसके हाथों से निकाला तो वो शर्मिंदा होकर नीचे देखने लगी। चलें बाबा, अब यहाँ क्या रखा है, आप लोग मेरे साथ चलें। इसने कंधे से पकड़कर बाबा को उठाया। वो नम आंखों से आंसुओं की अनकही दास्तानें रकम करते आहिस्ता आहिस्ता इसके बाजू का सहारा लेते उठ खड़े हुए। उनकी दास्तानें हयात भी अजीब थी। वो अपने माँ बाप के अकलौते बेटे थे। बाप दादा बरसों से नूर मोहम्मद चौधरी की ज़मीनों पर काम करके अपना घर चलाते थे। बचपन से माँ बाप को चौधरी की ज़मीनों पर काम करते देखा। माँ बाप को वक्त ने 12-13 साल की उम्र में छीन लिया, और उनकी मासूम ख्वाहिशें और प्यारा बचपन माँ बाप के साथ ही मिट्टी तले दफन हो गया। तो चौधरी फ़तेह मोहम्मद ने ही इसे सहारा दिया, ना सिर्फ घर का तहफ़्फ़ुज़ बल्कि अपना मान और अपना प्यार भी। चौधरी नूर मोहम्मद उनके हम उम्र थे। वक्त ने जवानी और फिर बुढ़ापा बख्शा, मगर नूर मोहम्मद और बाबा की दोस्ती में फ़र्क ना आया। नूर मोहम्मद की इकलौती बेटी नूर उनका बहुत एहतराम करती। वैसे तो वो सब की धी रानी थी, सब मिज़ारों और उनके बाल बच्चों के लिए सरापा शफ़क़त और मोहब्बत, मगर बाबा के साथ इससे बहुत मोहब्बत और लगाव था। हालात अब इन दोनों को एक दूसरे का सहारा बना गए थे। मामा मामा कहाँ हैं आप? वो शोर मचाता इन्हें ढूंढता हर कमरा छान रहा था। आखिर वो इसे स्टोर रूम में मसरूफ़ नजर आ गई। अरे कौन है? जब इसने चुपके से उनकी आंखों पे हाथ रख दिया तो वो चौंक गई। अपने मामा का प्यारा राज दुलारा सा बेटा। वो लाड से उनके गले में बाहें डालकर बोला, काम की बात करो मक्खन दीन। वो चिढ़कर बोली, अम्मी जान मैं मक्खन दीन नहीं हूँ। वो कितनी दफ़ा समझाया। वो नरूठे बच्चे की तरह इठलाया। वो जानती थी कि अब इसने अपनी कोई बात मनवानी है। अम्मी जान आप मेरे साथ ज़रा ड्राइंग रूम में चलें। वो हाथ पकड़ कर बोला, वहाँ क्या है? वो दोबारा मसरूफ़ हुई। कुछ मेहमान हैं। वो दीवार पर लगे एक जाले को उंगली पर लपेट कर बोला, अरे मैं तुम्हें बांस ना बना लूँ, कम अज़ कम दीवारों से जाली साफ़ कर दिया करो। वो इसकी इस हरकत पर तिलमिला गई। अम्मी जान चले ना। वो बादलें नाख्वास्ता चल पड़ी।
जानती थी इसका कोई इसी जैसा लंबू सा खलंडरा सा कैप्टन या लेफ्टन होगा, मगर वो दरवाजे पर ही ठिठक कर रुक गई। ये कौन है? लुटे हुए परेशान हाल चेहरों वाले लोग। वो मोड़कर अंसार को देखने लगी। इसने इन्हें खामोश रहने का इशारा किया। मामा, ये नूर है, चौधरी नूर मोहम्मद की बेटी, और ये उनके बाबा हैं। वो ड्राइंग रूम के दरमियान खड़ा नूर का तारुफ मामा से करवाने लगा। नूर कुछ झिझक सी गई और अदब से खड़ी होकर ज़रा सी निगाह उठाकर इस बुर्दबार सी खातून को देखा। अस्सलाम वालेकुम। नूर ने नर्म से लहजे में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए, तशरीफ़ रखिए। वो बाबा और नूर को दोबारा बैठने का इशारा करती हुई बोली। अम्मी जान, नूर का गाँव सैलाब से तबाह होने वाले बेशुमार देहातों में से एक है। बदकिस्मती से उनके वालिदैन भी सैलाब में डूबने की वजह से उनसे हमेशा के लिए बिछड़ गए हैं। ये उनके ख़ानदानी मिजारे हैं। अब दोनों का चूँकि इस दुनिया में कोई नहीं है और यही एक दूसरे का सहारा है, मैं उन्हें अपने साथ यहाँ लेकर आया हूँ। वो नूर की तरफ एक निगाह डालकर बोला, जो कि परेशानी और गम के आलम में हाथ मलती हुई बड़ी ही नाजुक और कमज़ोर सी लग रही थी। बहुत अफसोस हुआ, आप इत्मीनान रखिए, यहाँ आपको बिल्कुल कोई तकलीफ़ नहीं होगी। वो उठ गई। अंसार को अपनी शफीक माँ से इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। आप बैठे, मैं अभी आता हूँ। वो माजरत करता उनके पीछे उठ आया। वो किचन में खड़ी खानसामा को खाने का ऑर्डर दे रही थी। वो कुछ देर दरवाजे में खड़ा इन्हें देखता रहा, जैसे इनके रवैये को जांचने की कोशिश कर रहा हो। फिर आगे बढ़ा। अम्मी, क्या बात है? मसलन क्या बात? उल्टा उसी से सवाल करने लगी। वो दरअसल आपने इन्हें ज़्यादा वक्त नहीं दिया तो मैं समझा वो बात अधूरी छोड़ गया। तुम बिल्कुल गलत समझे हो। वो दोबारा प्लेटें उठा कर सिंक में धरने लगी। फैजू, तुम ये चाय और फिर खाना ड्राइंग रूम में ले जाना, मैं आज बहुत मसरूफ़ हूँ। वो बेतनाई से कहती उसके करीब से गुजर कर अंदर चली गई और वो हैरान सा इन्हें जाता हुआ देखता रहा। फैजू, आओ मेरे साथ। हाँ, ये सब ले आओ। वो इसे हाथ से इशारा करता हुआ चला आया। मगर ये क्या, ड्राइंग रूम खाली था। वो चंद लम्हे सख्ती की सी कैफियत में खड़ा इस जगह को घूरता रहा जहाँ चंद लम्हे बेशतर वो बैठी थी, डरी सहमी मगर बावकार अंदाज में। और अब इसे यूं लगा जैसे तितली किसी नन्हे हाथों में अपना रंग छोड़कर उड़ गई हो और वो मासूम बच्चा अब हैरत से खड़ा अपनी पोरों पर वो रंग तलाश कर रहा हो। नूर, नूर। और फिर फैजू ने अपने छोटे साहब को बेकरारी से ड्राइंग रूम से निकलते हुए और फिर लंबा कॉरिडोर अबूर करते देखा। और जब मायूस होकर और गेट से झांक कर अंदर आया तो मामा को दरवाजे में एलिफेंटेरिया के कदम पौधे के पास मुताज्जब मगर मजबूती से खड़े पाया। उनकी आंखों में ताज्जुब और सरजनिश थी। वो शायद अपने जवां बेटे के महसूसात को समझने की कोशिश कर रही थी। अम्मी, आपने इसे कोई आम से मांगने वाली, हमदर्दियां समेटने वाली लड़की समझा था। देख लें, वो शर्मिंदा होकर या शायद अपनी अना को रुलने से बचाने के लिए खामोशी से चली गई है। वो नाराज था। तुम बेटा अभी ज़माने के चक्करबाज लोगों से वाकिफ नहीं हो। सैलाब के दिनों में ऐसे ही लोग अपने हमदर्द और बेवकूफ़ लोगों को बांटते हैं और लूटते हैं। फिर इतनी खूबसूरत लड़की यूं अकेली, मैं नहीं मानती। वो शायद इन्हें कोई पेशावर बेकारी और अदाकार किस्म के लोग समझ रही थी। अम्मी, आपने मुझे बहुत दुख दिया है। और वो हैरान सी इसकी आवाज़ पर, इसके अल्फाज पर गौर ही करती रह गई। इसे दारुल अमान में आए हुए हफ्ता होने को था। अंसार के घर वो चंद लम्हे जो इसने अमान की ख्वाहिश और कुछ अपने हमदर्द की ख्वाहिश पर गुजारे, इसकी अना पर ताज़ियाने की तरह लगे थे। खुदाया तो किसी को बेघर न करना। तेरी दुनिया, ये इतनी बड़ी दुनिया, इन बेघर लोगों के लिए जाए पनाह नहीं। हमसे जानवर अच्छे जो कोनों खुदरों में पनाह ले लेते हैं, और हम अशरफुल मखलूकात अपनी शख्सियत, अपनी ज़ात, अपना जिस्म किसी कोने खुदरे या छप्पर नाले तले नहीं गुजार सकते। वो सोचती और दारुल अमान की ओंगी बोंगी लड़कियां इसके हसीन चेहरे पर फैले इस रंज को देखकर हंसती रहती। ये कैसी लड़कियां हैं? इनके पास पनाह थी, दीवारें थी, छत थी, मगर इन्होंने हवस और ख्वाहिशात पर अपनी दीवारें ढा दी, अपनी छतों में सुराख कर दिया। नूर तो क्यों इतनी उदास रहती है? शाजिया नामी लड़की लापरवाही से अपना परांदा झुलाती हुई बोली। नूर से खामोश सी नजर देखकर रह गई। शाजिया नामी ये लड़की किसी गांव से अपने पड़ोसी लड़के के साथ फरार होकर आई थी और इतने धिक्के और धोखे खाने के बाद भी इसे समझ नहीं आई थी। अब वो इस इदारे में आकर भी खिड़कियों दरवाजों से झांकती रहती थी। मासी तो हुई इसे समझा, क्यों अपनी सोहनी जवानी ज़ाया करती है?
वो इठला कर मासी बरकते से बोली। मासी बरकते भी इसे कोई बेहद खरांट औरत नजर आई जो इस जैसी लड़कियों की पुश्त बनाई करती थी। नूर धी रानी तू हीरा है, तेरी कदर कौन जाने, वो इसके कंधे पे हाथ रख कर बोली। नूर को इससे घिन आ रही थी, उसे एक अजीब सी नजरों से घूर रही थी। नूर ने यकदम इसका हाथ झटक दिया। ना मेरी धी रानी, नाराज नहीं होते, तेरा कौन है भरी दुनिया में, इस इदारे से निकल जा वरना यही बूढ़ी हो जाएगी। वो इसे फिर मक्खन लगाने लगी। वो एक कोने में सुकड़ी समटी खड़ी एक लड़की को देख रही थी। वो प्यारी सी लड़की अपनी सौतेली माँ के जुल्म से तंग आकर घर से भागकर यहाँ पनाह लेने आ पहुंची थी, मगर अब हर वक्त रोती रहती थी। फरीदा नामी लड़की अपने शौहर के जुल्म से तंग आकर अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को दादी के बंद दरवाजे पर बिठाकर यहाँ चली आई थी। यहाँ आकर नूर के अंदर वो बहादुर जीदार लड़की फिर से बेदार होने लगी थी। यहाँ सब औरतें थीं, दुनिया की सताई हुई, जिनको मुसीबतों ने पामाल किया था। नूर उनको देखती उनकी हिम्मत बंधाती थी। इसका घर अभी सलामत था, कभी न कभी पानी उतरता तो वो अपनी जिंदगी को फिर से वहीं से जोड़ सकती थी। अगरचा बेहद मोहब्बत करने वाली हस्तियां इससे जुदा हो चुकी थी, मगर वो जानती थी वो धरती अब भी उसकी थी। इसके बाप की जायदाद जिसने दोबारा जिंदा करना था, जिसे इसने आबाद करना था। इसे वो मुखलिस सा शख्स भी याद आता था, मगर वो उसको बुला देना चाहती थी। वो नहीं जानती थी कि इस लाइलाज दर्द को अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त भी कर सकेगी या नहीं। वो वार्डन अपने हिस्से का खाना लेकर बरामदे में बिछी हुई चारपाई पर बैठ गई। पहला लुकमा तोड़ते ही इसके हाथ रुक गए। नज़दीक ही शाजिया इसी खरांट औरत के साथ सरगोशियों में बैठी बातें कर रही थी। उनका अंदाज कुछ अजीब सा था। तू डर नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ, वो इसके हाथ पर दबाव डालती हुई बोली। पर मेरी बात सुन मासी, कहीं बड़ी मैडम जी को पता चल गया तो? वो इधर उधर देख कर बोली। तेरे को क्या फिक्र, असलम बड़ा जीदार है, तू बस चलने की कर। वो बड़ा सा लुकमा तोड़ती से यूं चबाने लगी जैसे रोटी का टुकड़ा ना हो किसी नादीदा दुश्मन का वजूद हो। नूर को यूं लगा जैसे वो खुद भी उनके इस घिनौने मंसूबे का हिस्सा बन रही हो। इसका ईमान था कि बुराई को जानबूझकर होने देने वाला खुद भी इसमें बराबर का शरीक होता है। शाजिया, कल असलम रात पिछवाड़े के दरवाजे पर खड़ा होगा, मैं चौकीदार को पान लेने के बहाने भेजूंगी, तू निकल जाना। वो इसके मंसूबे को अमली शक्ल दे रही थी। पर खबरदार, जो किसी को तूने मेरा नाम बताया, बड़ी मुश्किल से तो असलम को राजी किया है, तेरे माँ बाप को पता चल गया तो मेरी अखीर ख़राब कर देंगे। वो भी अपने नाम की एक थी, कुएं की मुंडेर पर खड़ा करके कह रही थी कि गिरी तो तेरी गलती होगी। नूर को मजीद बैठना दुश्वार लगने लगा। वो खाना अधूरा छोड़कर उठ आई। इसके उठते ही एक माँ ने अपने बच्चे के लिए इसका छोड़ा हुआ खाना लिया और अपने बच्चे को खिलाना शुरू कर दिया। नूर आहिस्तगी से चलती हुई बड़ी मैडम के कमरे के पास आकर ठहर गई। इसने कई बार सोचा और एक मजबूत फैसला करके दरवाजे पर दस्तक दे डाली। यस कम ऑन, मैडम की आवाज़ गूंजी। मैं अंदर आ सकती हूँ? थोड़ा सा अंदर होकर पूछने लगी। हाँ हाँ आओ नूर। वो मुस्कुरा कर इस प्यारी सी लड़की को देखने लगी जो कि अभी चंद दिन पहले ही एक बूढ़े शख्स के साथ सैलाब से मुतासरा इलाके से आई थी। क्या आप मेरी बात सुन सकती हैं? वो उसे देखकर हैरान थी। एक गांव से आने वाली लड़की इतनी खूबसूरत लहजे में कैसे बोल रही थी, मगर उन्होंने अपनी हैरत अयान नहीं की। तो एक ज़माना उनकी नज़रों से गुजरा था। वो जानती थी इंसान बहुत पेचीदा शख्सियत रखता है। नूर ने इन्हें सारी बात बता दी। ओह मेरे खुदा, शुक्र है नूर आपने मुझे बता दिया, वरना न जाने इस मुकद्दस इदारे का नाम कहाँ कहाँ बदनाम होता। अखबार वालों को तो इस तरह की चुपचापी खबरों की ख़ास ज़रूरत रहती है। वो यकदम परेशान हो गई। मैंने अपना फ़र्ज़ जाना कि इस इदारे आप और ख़ुसूसन शाजिया को बदनामी और तबाही से बचाऊं। वो बेवकूफ़ है, नहीं जानते कि ये दुनिया भूखे भेड़ियों की तरह है और औरत की इज़्ज़त को तार तार रख देते हैं। इसके लहजे में अनजाने दुख बोल उठे। तुम फिक्र न करो नूर, वो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो वहाँ से उठ आई। दूसरे दिन जब बाबा से मिलने आए तो इसने देखा कि शाजिया भी एक खातून और एक मर्द के साथ जा रही है। कोई इसे लेने आ गया था। बाबा को नज़दीकी कोठी में माली की आर्जी जगह मिल गई थी। वो भी बड़ी मैडम के बड़े मशहूर थे जिन्होंने उनकी मदद की थी। बाबा गांव के हालात का कुछ पता चला, वो बड़ी बेताब थी। नूर दिए, गांव में पानी अभी उतरा नहीं, मैं खुद एक दिन गया था। बड़ी वीरानी है, कोई घर सलामत नहीं रहा, हुकूमत भी हमारा कोई ख्याल नहीं करती।
इन्हें क्या, इन्होंने ऐसे दुख कहाँ देखे हैं। वो बहुत आजुर्दा थे। बाबा हमें वहाँ दोबारा जाना है, हमारी ज़मीन हमें बुलाती है। इसकी निगाहें किसी नादीदा नुक्ते पर मरकूज थीं। मैनू को यहाँ आए हुए दूसरा दिन था। फैजी इसे बाहर से छोड़ गए थे। इन्हें लाजमन इस्लामाबाद जाना था, मगर मैना को अभी परेशानी से बुरा हाल था। वो 2 ही बहन भाई थे। कभी जिंदगी में इसने मामा को इस कदर परेशान नहीं देखा था। इन्होंने खुद इसे फ़ोन करके बुलाया था। उनके लहजे से शिकस्तगी आया थी। मैनू, नसर को न जाने क्या हो गया है। सारी शौक़ी ख़त्म हो गई है। खाना बराए नाम खाता है, मुझसे तो बोलता ही नहीं। 2 दिन हुए कपड़े तक नहीं बदले, बस ड्यूटी से आकर कमरे में बंद हो जाता है। वो रूहांसी हो रही थी। मामा आप फिक्र न करें, कोई बात नहीं, मैं आ रही हूँ, आप परेशान ना हो। वो उन्हें तसल्ली ही दे सकती थी। मामा, नसर मामू को क्या बुखार हो रहा है? छोटा नोमी बार बार इसके कंधे से झांक कर पूछ रहा था, जबकि नसर मुसलसल छत को घूरे जा रहा था। नोमी बेचारा यही समझा कि मामू को कोई जिस्मानी तकलीफ है, जब ये खामोशी और आराम से लेटे हुए हैं। नोमी और टीपो को मामू को ये संजीदगी एक आंख न भा रही थी। मैना एक नज़र इसे देख रही थी। बज़ाहिर वो मुतमईन, थोड़ी तले हाथ दिए कुछ मुस्कुरा भी रही थी, मगर बहन का दिल था अंदर से लरज रहा था कि भाई को न जाने क्या हो गया है। नसरी, तुझे क्या हुआ है, मुझे बताओ, कोई परेशानी है? ऑफिस की तरफ से? फैजी को बताऊं, वो हल कर दें। आखिर उनका सबर जवाब दे गया, नहीं आपा, कोई बात नहीं। वो उठ कर बैठ गया, मगर फिर भी दोबारा वहीं लेट भी गया। तो फिर मामा को क्यों तंग कर रहे हो? वो जल्दी जिच हो गई। मैं कहाँ तंग कर रहा हूँ आपू, आप जानती हैं। वो दीवार की तरफ रुख मोड़ कर लेट गया। नसर, इधर देखो। वो कंधे से पकड़ कर इसे अपनी तरफ मोड़ने लगी। देखो नसर, मैं और तुम अच्छे दोस्त हैं और तुम फौजी बंदे हो। यूं बच्चों जैसी हरकतें करते अच्छे लगते हो। वो मुस्कुराई। आप प्लीज़, आप और मामा मुझे अभी तक बच्चा समझ कर ट्रीट करते हैं। मेरा रवैया आपको बचकाना लगता है। होता है बंदा कभी कभी उदास और नहीं मिलता कभी वक्त। वो सचमुच नाराज़ हो गया। मैनू, मैनू, मामा आवाज़ें देती अंदर आ गई। नसर उन्हें देखकर उठ बैठा। चेहरे पर अजीब तासरात थे, जैसे वो इस सिचुएशन में किसी का इंटरफेयर बर्दाश्त न कर पा रहा हो। मैनू, चलो खाना खा लो। बेटा जी आप भी आए। वो नसर को भी बुला बैठी। मामू जी चले ना, वरना मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। सोमी ठनका। चलो मामू की जान। इसके वजीहा चेहरे पर पल भर को मुस्कुराहट आई। इसने सोमी और टीपू को अपने चौड़े कंधों पर उठा लिया। हुर्रे हुर्रे मामू जिंदाबाद जिंदाबाद, वो चिल्लाए, मगर नसर के दराज कद की वजह से दरवाजे से गुजरते इन दोनों के सर दरवाजे के ऊपरी हिस्से से टकराए और इनके रोने की आवाज़ों से सारा घर गूंज उठा। तो सामीन, ये नावल का दूसरा हिस्सा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा इंशाअल्लाह।